वैसे तो आप इस कंपनी को जानते पहचानते हैं, यात्रा डॉट कॉम पर आपने अवश्य कभी न कभी टिकट्स करवाई होंगी या जाकर टिकट के प्राइसेस देखे होंगे, कुछ न कुछ तो आपने उनका उपयोग ज़रूर किया होगा। उसी को चलाने वाली कंपनी है ये यात्रा ऑनलाइन। आइए, भारत की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिहाज से ये सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर मानी जाती है और ओटीए प्लेयर्स के बीच में तीसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। 21 लाख से ज़्यादा होटल्स के साथ कंपनी का करार भी है। ओटीए का मतलब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, ये है कंपनी। और इशू की जानकारी मैं आपको दे दूं, 15 सितंबर यानी कि आज इशू खुला है, 20 को होगा बंद। प्राइस बैंड 135 से 142, लोट साइज 105 की 14,910 रुपए की होगी सिंगल एप्लीकेशन, अगर आप एक लोट में करना चाहते तो। इशू है 600 करोड़ का फ्रेश इशू, 175 करोड़ रुपए के आसपास ऑफर फॉर सेल, यानी कुल मिला के 850 करोड़ का इशू है। मार्केट कैप इस इशू के प्राइस पर होता है 2225 करोड़ रुपए के आसपास का। मुलाकात करवाता हूं मैं आपकी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। ध्रुव श्रृंगी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो होल टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी के, सीईओ भी हैं। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की है, साथ ही आपने एमबीए कर चुके हैं। फोर्ड मोटर्स, आर्थर एंडरसन, ई बुकर्स .com जैसी दिग्गज कंपनी के साथ काम करने का ध्रुव सर का बड़ा लंबा गहरा अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपके आईपीओ पर हम शुरुआत कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं। सबसे पहले बताएं सर कि 600 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी कैसे करने वाली है, और 250 करोड़ जो ऑफर फॉर सेल है, इसमें कौन से इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं और क्यों? जी, पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने प्रोग्राम पे लाने के लिए जी सर। और ये मौका देने के लिए, आपसे बात करने के लिए। जो आपने बात करी कि 600 करोड़ का फ्रेश ऑफर है, ये 600 करोड़ जो है दो की एरियाज में लगाए जाएंगे। एक तो है बिजनेस की ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करी हैं। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री को देखें, ट्रैवल इंडस्ट्री आज की डेट में एक बहुत रफ्तार से बढ़ रही है। ट्रैवल का जो है और एयर ट्रैवल का खास तौर पे जो है स्प्रेड, वो टीयर 2 टीयर 3 मार्केट्स में भी हो रहा है और यात्रा एक हाउस होल्ड नेम है। तो हमने ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के लिए और टीयर 2 टीयर 3 मार्केट्स में ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक हिस्सा इस आईपीओ का ईयरमार्क किया है। दूसरा एक की हिस्सा ये है जो एमएनए का है। जैसे आपने पहले अपने प्रोग्राम में मेंशन किया, हम कॉर्पोरेट ट्रैवल में इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर हैं। तो और अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे हैं एमएनए के लिए भी, जहां कंपनीज को हम अक्वायर कर सके और उन कंपनीज को अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटीग्रेट कर सके और उन कंपनीज की बॉटम लाइन को इम्प्रूव कर सके। तो दोनों चीजों के लिए थोड़ा हमने कैपिटल ईयरमार्क किया है, ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और टेक्नोलॉजी में भी नई डेवलपमेंट्स के लिए हमने कुछ कैपिटल ईयरमार्क किया है। आप लोगों ने सबने देखा ही होगा कि चैट वगैरह के और चैट जीपीटी जैसे नए टूल्स आ रहे हैं, जिससे काफी हद तक चीजें ऑटोमेट हो रही हैं। ऐसे कुछ टूलों के पीछे भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और उनकी जो है उनका इफेक्ट आगे आने वाले सालों में आएगा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। ध्रुव सर ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि 150 करोड़ थोड़ा आप रख रहे हैं इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए, कोई बढ़िया कंपनियां मिली तो उन्हें खरीदेंगे। वैसे इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है, मतलब 30 सेकंड में एक आदमी आपकी साइड देखकर किसी दूसरी साइड पर जा सकता है, दूसरे से आपके पास आ सकता है। तो ऐसे में क्या वाकई में एक्विजिशंस फायदेमंद है? और दूसरी बात है कि चूंकि आपकी कंपनी को भी प्रॉफिट में आने में वक्त लगा है, तो क्या वाकई में ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनियां है क्या इस स्पेस में सर? अगर देखिए, जो एक्विजिशंस हम देख रहे हैं वो ज्यादातर कॉर्पोरेट ट्रैवल स्पेस में है। बिजनेस ट्रैवल एक ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। वहां पे एक कैप्टिव कस्टमर बेस है, जैसे हमारे कस्टमर्स हुए बड़ी बड़ी कंपनीज हुई, चाहे टीसीएस, एचसीएल, टेकन तरह की। इन लोगों के थ्रू हम लोगों का बिजनेस काफी सालों तक उनके साथ रहता है। और इस दौरान हमने देखा है कि इस तरह की जो कंपनीज हैं जो मिड मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं, जिनके अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं, पर उनके पास टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की क्षमता नहीं है, ऐसी कंपनीज को अक्वायर करके हमारी उनसे टेक्नोलॉजी, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी उनके अंदर लगा के उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो जो एक्विजिशंस होंगी वो ज्यादातर बिजनेस ट्रैवल के साइड पे होंगी। जहां तक आपका सवाल कंज्यूमर ट्रैवल का है, B2C का है, जहां लोग डायरेक्टली आके बुक करते हैं, वहां आपका सवाल एकदम ठीक है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, की वहां काफी कंपटीशन है और कस्टमर्स जल्दी से स्विच करते हैं। तो इसीलिए हमारे हिसाब से बेटर ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बिजनेस ट्रैवल पे फोकस किया जाए।
ठीक बात है सर। अच्छा, आमतौर पर न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियों में निवेशकों को डर यही रहता है कि ये प्रॉफिटेबल कब होंगी, मेंटेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी। आपका वित्त वर्ष 2023 आप पहली बार, जहाँ तक मुझे लगा, क्योंकि 3 साल के मेरे पास डेटा है, आप पहली बार मुनाफे में आए, राइट सर? तो क्या आप अपने निवेशकों को भरोसा दे सकते हैं कि हाँ, कंपनी प्रॉफिट के पाथ पर आगे अब मेंटेन करेगी? अगर बढ़े तो और अच्छी बात है। जी बिल्कुल, बिकॉज अगर आप देखें तो आप इसको दो नजरिए से देखिएगा। एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, दूसरा पैट हुआ। अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए तो हम 2020 में भी ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबल थे। 2021 में थोड़ा सा नुकसान हुआ कोविड की वजह से, क्योंकि हमारा बिजनेस काफी हद तक बंद हो गया था, तो 5 करोड़ का करीबन नुकसान हुआ। पर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल बढ़ता गया। जो पैट आप देख रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद डिप्रिसिएशन का और इंटरेस्ट का खर्चा आता है। डिप्रिसिएशन इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ऑब्वियसली इतने सालों में टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, पर वो इन्वेस्टमेंट अब काफी हद तक खत्म हो चुकी है। इसीलिए हम मार्केट अब आ रहे हैं जब वो इन्वेस्टमेंट साइकिल हमारा खत्म हो चुका है। उसके अलावा बैलेंस शीट स्ट्रेंथन होने से हम अपना इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो भी कम कर पाएंगे आगे जाते हुए। तो इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बरकरार रहने का चांस बरकरार ही रहेगी। तो प्रॉफिट बना रहेगा और बरकरार रहेगा, बढ़ भी जाए तो और अच्छी बात है। कैश फ्लोज भी आपके पिछले 2 साल के मुझे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। लास्ट ईयर के भी 153 करोड़ है। कब तक कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव होने की उम्मीद रखती है सर? तो कैश फ्लो का सिर्फ यही एक नजरिया है कि कैश फ्लो जो लगाया गया है वो वर्किंग कैपिटल में लगाया गया है। अगर आप वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो अगर निकाल देंगे तो उसके अलावा कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव रही है। वर्किंग कैपिटल इसलिए लगा है क्योंकि अगर आप देखें 2022 में ज्यादातर कंपनियां बंद थी, तो बिजनेस ट्रैवल एकदम कम था। 2023 में बिजनेस ट्रैवल काफी हद तक वापस आ गया है। एंड क्योंकि कस्टमर्स हमारे क्रेडिट पीरियड पे रहते हैं टिपिकली, उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल लगाया गया है बिजनेस की रिकवरी के लिए। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा साइन है कि बिजनेस रिकवर हो रहा है, इसलिए वर्किंग कैपिटल लग रहा है। बात है। तो वर्किंग कैपिटल में पैसा ज़्यादा जा रहा है। अब सर आते हैं वैल्यूशंस पर, क्योंकि जो मुनाफा आपने वित्त वर्ष 2023 में किया, उसके हिसाब से देखें तो आप लगभग 200 के प्राइस मल्टीपल पर अपना इशू ला रहे हैं। दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स जो हैं वो 50 के मल्टीपल पर हैं, आपसे बड़ी साइज़ के हैं। वैल्यूशंस किस तरह से आपने किया और किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? अगर आप देखें वैल्यूएशन जो है ये सिर्फ एक पिछले साल का पीई का नंबर देख के करना आई थिंक सही नहीं रहेगा। वैल्यूएशन में कई सारे मेट्रिक्स देखे जाते हैं, चाहे वो अर्निंग टू मार्केट कैप का रेशियो हो, चाहे वो एबिटा टू मार्केट कैप का रेशियो हो, चाहे वो पीई का रेशियो हो। सो चाहे आपने जो सही कहा कि पीई के रेशियो में आप अगर पिछले साल का पीई देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, पर अगर आप ये जो डिप्रिसिएशन की हमने बात करी, जो हमने इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करी, अगर आप उनके एडजस्टमेंट्स को करेंगे तो आपको पीई काफी जायज लगेगा। इसी बेसिस पे अगर आप ईवी टू एबिटा भी देखेंगे, उस पे भी आपको कंपनी काफी जायज रेट पे लगेगी। इसका एक प्रूफ ये है कि अगर आप हमारी एंकर बुक देखेंगे, 60% हमारा एंकर जो है वो म्यूचुअल फंड्स ने सब्सक्राइब किया है, राइट, लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया है। तो उससे आपको भरोसा मिलना चाहिए कि जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है कंपनी का, वो काफी स्ट्रांग है बनी, और उससे भरोसा आना चाहिए। और स्पेशली जो सर करें कि 60% आपके लॉन्ग ओनली फंड्स हैं। सर एक आपके आरएचपी में एक पॉइंट और है जो मैं समझता हूँ कि मुझे पूछ लेना चाहिए। कंटीजेंट लाइबिलिटी को लेकर सर्विस टैक्स की डिमांड आपके 32 करोड़ की है। आपके वित्त वर्ष 2023 का जो प्रॉफिट है वो 8 करोड़, उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। क्या डिमांड है और इसकी क्या लाइबिलिटी हो सकती है सर? ये जो डिमांड है ये सब जुडिस है और चल रही है। हमारा टैक्स डिपार्टमेंट के साथ काफी सालों से डिस्कशन चल रहा है। हमें अपने ओपिनियन पे जो हमने स्टैंड लिया उस पर काफी भरोसा है। हमारे टैक्स एडवाइजर्स को भी उसका भरोसा है, हमारे ऑडिटर्स को भी उसका भरोसा है। इसीलिए वो सिर्फ एक कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे दिखाई जाती है। अगर लोगों को हमारे स्टैंड पे विश्वास नहीं और भरोसा नहीं होता तो फिर वो एक एक्चुअल लायबिलिटी करके बुक्स में बिल्ड होती है। तो बिल्कुल। मेरा एटलीस्ट ये नजरिया है कि हमने जो पोजीशन ली है वो बिल्कुल ठीक है। एंड डिपार्टमेंट भी मेरे को लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे साथ इसमें अग्री करेगा। परफेक्ट, ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव सर, आपने समय दिया, अपने आईपीओ के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया भी और समझाया भी कि किस तरह से। एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूँ, प्रमोटर की स्टेक इस इशू के बाद 65% रहेगी, सही है ना सर?
जी। परफेक्ट, ठीक है सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।